हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इसका हम लोग नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वार्निंग हेस्टिंग को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय और देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट है 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों का रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय और चीनी के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी परंतु धन कंपनी देगी। नेक्स्ट है डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। यह व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट है इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास प्रांत को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया
तथापि इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर ले। नेक्स्ट है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला, बजट पर इनके विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि यह विषय पर कोई प्रस्ताव रखने और सदन के मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकाल्पनिक समझौता था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी प्रशासन के भारतीयों को भागीदारी बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड व भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। नेक्स्ट है एचिसन आयोग 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालिक भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम से मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम जाना जाता है। नेक्स्ट है तत्कालिक भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट है भारत में प्रांतों के द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों से स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारी के पास ही रहे। नेक्स्ट है वर्ष 1926 में भारत के एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा UPSC कर दिया। वर्ष 1935, ये फैक्ट याद रखेंगे, 1950 में संविधान लागू होने के बाद। नेक्स्ट है वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत का कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेदभाव समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातीय, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा, प्रांत में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवा, प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठा, प्रांतीय विधानमंडल। सातवां, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। आठवां, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि।
नेक्स्ट है, वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकतिया कहा है। अब इसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा स्थापना हुई थी तो 1774 में। इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्य के योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य में शामिल था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया तथा 1774 ईस्वी में लागू किया। इस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत 1774 में बिहार के किस एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत के वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो एलिजा एम्पे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का एक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 एक्ट। नेक्स्ट है, 1793 के एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था तो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से एक नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो इस जगह गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो मैंटोगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया तो 1853 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1853।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक वर्ष में से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने की सहमत हुई थी? तो 1922। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हम देखते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, उसके बाद है ईसाई मिशनरियों का भारत में कार्य में आगमन तो 18 चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा पहला, तो जगह चार्टर्ड एक्ट 1813 जगह भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध में संबंधित सभी पत्रकार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया करने को कहा गया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1858, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसका हो जाएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में पूरी तरह विनियमित करने के ब्रिटेन से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर नहीं सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन का स्थानांतरित किया गया? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उस्तादित कर दिया गया। और दूसरा, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो केवल 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग का विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद और उसके प्राधिकार को और बल दिया जाएगा? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की? तो 1892। नेक्स्ट है भारत ने मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो 1835, 1867, 1878 और 1908। नेक्स्ट है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों को स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909। नेक्स्ट है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। नेक्स्ट है द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो यह जाएगा सर लियोनी कर्टिस को जाना जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका है आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट है प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निष्कृष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रांतों के प्रत्यार्जित विषयों को 2 प्रभागों में विभाजन। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? संवैधानिक सुधार से।
नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था? तो 1919 में आया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसे से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए? तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय रही, तो कारण सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों का प्रत्याजित किया गया। तो इसका आंसर होगा कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट है कथन है द्विशासन के अर्थ प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभाजन था, कारण प्रांतों का उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर पहला होगा। दोनों कथन और कारण सही है और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे, तो हो जाएगा एक संघ का प्रावधान और प्रांतों का स्वायत्ता देना। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो साइमन कमीशन पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी। तो पहला होगा गवर्नरी प्रांतों के द्वैध शासन की समाप्ति, दूसरा गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, तीसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो इसका आंसर होगा तीनों प्रांतीय स्वायत्ता का उपवन था, दूसरा यह संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपवन था, तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपवन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। नेक्स्ट है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो इसका आंसर होगा 1926 और 1945। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के रूप में समाविष्ट किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनरुत्पादित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा ब्रह्म रूप से प्रांतों की स्वायत्ता दे दी गई थी, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियाँ गवर्नर के पास ही थी, उसे ही लगभग गवर्नर जनरल जैसी शक्तियाँ मिली थी।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक